इंडिया में रिव्यू वर्ड है वो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो कार्स की और बाइक्स की वीडियो बनाते हैं। 5 मिनट शोरूम में जाते हैं, उसका एक वीडियो निकाल के आते हैं और टाइटल में लिख देते हैं कि XYZ बाइक का रिव्यू। अरे भैया, आपने बाइक शोरूम से बाहर ही नहीं निकाली तो आप उसका रिव्यू कैसे यूज़ कर सकते हो, रिव्यू वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हालांकि वो उनका ज़मीर उनका मान जाता है रिव्यू वर्ड यूज़ करने के लिए। मैंने भी लगभग 62 वीडियोज़ आज तक मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पे, बट किसी के भी टाइटल में मैंने रिव्यू वर्ड है वो यूज़ नहीं किया है। मैं कोई बाइक का नाम लिख देता हूँ और वो काइंड ऑफ वॉक अराउंड ही होता है जो मैं करता हूँ। बट आज जो मेरे पास में बाइक है ये है हीरो की पैशन प्रो BS6 जो लगभग 9600 किलोमीटर चल चुकी है। ये बाइक मेरे रूममेट राजीव कुमार की है जो अभी कैमरा हैंडल कर रहे हैं। तो 9000 किलोमीटर से लगभग 70% जो है वो बाइक मैंने ही चलाई है। हाईवे पे मैंने चलाई है, काफ़ी सिटी में काफ़ी ज़्यादा चलाई है। तो मैं बोल सकता हूँ इस बाइक के बारे में कि क्या खासियत है, क्या ऐसी कमियाँ हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा बाकी यूट्यूबर्स को कि तुम 10,000 किलोमीटर चलाओ, 5,000 किलोमीटर चलाओ, बट एटलीस्ट आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद में ही रिव्यू वर्ड है वो आपको टाइटल में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि लोग पैसा लगाते हैं अपनी मेहनत का, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये, तो उनको अच्छी चीज़ पता चले बाइक के बारे में, जेन्यून चीज़ें पता चले। और जेन्यून चीज़ें हमको तभी पता चलती है, रिव्यू अपन तभी कर सकते हैं जब अपन बाइक को अच्छी तरीके से चला ले। वरना जैसे मैं एज यूजुअल वीडियोस बनाता हूँ, वॉक अराउंड वीडियो बनाता हूँ, रिव्यू वर्ड है वो यूज़ नहीं करता हूँ। तो थोड़ा सा आज अपन टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी टाइम से दिमाग में ये खल रही थी बातें कि यार 5 मिनट जाते हैं, रिव्यू वर्ड यूज़ कर देते हैं, रिव्यू लिख देते हैं। रिव्यू का मतलब उनको समझाओ भैया, रिव्यू, वॉक अराउंड, फर्स्ट इंप्रेशन, इनमें फ़र्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल इस टॉपिक को एक बार छोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हीरो की पैशन प्रो BS6 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। यहाँ पे आपको कैसा लुक मिलता है वो तो सब्जेक्टिव होता है, आप देख सकते हैं ऐसा सा ये लुक मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो विंडशील्ड है, ये जो एप्रिन है, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक के अंदर ये फिनिश मिलती है। 3D के अंदर नया वाला हीरो का जो लोगो आजकल आता है वो लोगो यहाँ पे आपको चिपकाया हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कोई भी जो DRL वगैरह वो सब इसके अंदर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे हेलोजन के अंदर एक बढ़िया सी हेडलाइट वो दिखती है। काफ़ी क्लासिक सा, ज़्यादा पुराना नहीं लगता है, ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं लगता है। जो सामने का लुक है वो कुछ ऐसा सा आपको मिलता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो प्लेट है वो ऑब्वियसली मिल ही जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की। ये जो फ्रंट का जो फेंडर है वो आपको फुल ग्लोसी ब्लैक के अंदर मिल जाता है। और इसके अंदर इस तरफ देखो तो यहाँ पे आपको IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। और पीछे से ये जो एप्रिन है यहाँ पे थोड़ी सी मैट फिनिश है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। सस्पेंशन है वो काफ़ी ठीक ठाक, इसकी जो हाइट है, सस्पेंशन हाइट है, ट्रेवल है वो काफ़ी ठीक ठाक है सिटी कम्यूटिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पे आप टायर की। इंडिकेटर बताना भूल गया, ये आपको हेलोजन ही मिलते हैं। अब बात करते हैं टायर की। तो टायर यहाँ पे आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। और टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 80/100 मतलब आपको 80 सेक्शन के ये टायर मिल जाते हैं। 110cc सेगमेंट के हिसाब से आपको ये टायर है वो काफ़ी सही रहते हैं। मेन जो पीछे वाला टायर आता है वो भी आपको इसी सेम ही सेक्शन का 80 सेक्शन का ही टायर आता है। और यहाँ देखो तो आपको BS6 नॉर्म के हिसाब से आपको जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एक अच्छा सा मिल जाता है। और फ्रंट के ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो मिल जाता है। आप अगर आप बैक का भी ब्रेक दबाओगे तो कुछ % जो फ्रंट का ब्रेक है वो भी अप्लाई होगा, जिससे आप जल्दी से स्किड है रोड पे वो नहीं करते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट में मिल जाती है। अब देखते हैं कि साइड पोर्शन से बाइक है वो कैसी दिखती है और क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। अब बात करें साइड पोर्शन की तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी फेयरिंग है वो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड मिल जाती है। ये फाइबर का मिलेगा और ऑब्वियसली टैंक है वो आपको मेटल का मिलता ही है। यहाँ पे आपको पैशन है वो आपकी स्टिकर मिल जाती है। और प्रो है वो यहाँ पे इसके अंदर ये ग्रे कलर के अंदर, सॉर्ट ऑफ स्लेटी कलर के अंदर ये आपको प्रो यहाँ तक एक्सटेंडेड ये मिलता है। तो फ्रंट से कुछ अच्छा खासा लुक मिल जाता है। 110cc के हिसाब से लगता ही है कि एक 125cc सेगमेंट की बाइक है। बट इस फेयरिंग वगैरह के कारण ये बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वो रोड प्रेजेंस के हिसाब से लग जाती है। और फेयरिंग के आप नीचे देखो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक लेग गार्ड है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स वायर मिल जाती है। ये जो हॉर्न वगैरह की ये थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी वायरिंग वगैरह। अब बात करते हैं इंजन की। तो 113cc का ये इंजन मिलता है और 9.2 bhp और 9.8 Nm का ये टॉर्क इंजन मिल जाता है। और जो 4 स्पीड ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाता है। हील एंड टो शिफ्टर इसके अंदर इंजन में आपको गियर बॉक्स के अंदर ये मिल ही जाते हैं। मेन स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है।
और कुछ ये फिनिश यहाँ पे आपको दिखती है। यहाँ पे FI का एक बेज आता है जो अभी उतर गया है, और ये कुछ ऐसी सी फिनिश आती है। फिनिशिंग वाइज मेरे को इस बाइक के अंदर कोई भी मेरे को शिकायत नहीं है। ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आपको एक i3S की जो बेजिंग है, छोटी सी स्टिकर है, वो मिल जाती है। अब पीछे चले थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको जो चेन है वो आपको कवर्ड मिलती है। ये एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, इस कारण आपका जो मेंटेनेंस है चेन को जो मेंटेन करने का, वो ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको ये फाइबर के अंदर चेन कवर मिलता है। सस्पेंशन आपको 5 जो स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, रेड कलर के अंदर मिलते हैं, जो इस ब्लैक कलर के अंदर कंट्रास्ट है वो बना देते हैं। ये सस्पेंशन जो थोड़ा सा ट्यून इसको किया गया है, अभी मैंने कल परसों इसको ट्यून किया, थोड़ा सा स्टिफ मैंने कराए हैं ताकि थोड़ा वो हैंडलिंग वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाए। थोड़े खड्डे वगैरह ज़्यादा महसूस होते हैं, उस कारण मैंने थोड़े से एडजस्ट कराए हैं, बट हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी सुधर गई है मेरे लाइकिंग के हिसाब से। और यहाँ पे आपको सारी गार्ड है वो मिल जाता है, और अच्छी खासी क्वालिटी का, जैसे होंडा के अंदर आजकल आ रहा है वो प्लास्टिक के सारी गार्ड दे रहे हैं, तो इसके अंदर अभी भी आपको ये मेटल का वो सारी गार्ड है वो मिल जाता है। फुट पैक्स है वो आपको फ्रंट के अंदर मिलता है, उसी क्वालिटी का ये बैक के अंदर भी फुट पैक है वो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने SP 125 के अंदर आपने गौर किया होगा कि फ्रंट का जो फुट पैक और रियर का फुट पैक के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पीछे वाले के अंदर उन्होंने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है वो कर दी थी। और यहाँ पे आपको हीरो की वापस एक स्टिकर मिल जाती है, और छोटी सी स्ट्रिप है वो यहाँ पर आपको पीछे तक एक्सटेंड होती हुई दिख जाती है। और इस तरफ आप टायर की बात करें तो टायर आपको जो फ्रंट के अंदर आपको टायर आ रहा था 80-100 बाई जो 18 इंचेस के जो व्हील्स आते हैं वो मिल जाते हैं, और टायर आपको ये जो 80 सेक्शन के मिल ही जाते हैं। अलॉय व्हील्स आपको ऑब्वियसली यहाँ पर मिलते हैं। तो इन शॉर्ट कुछ ऐसा सा ये साइड के अंदर इस बाइक का लुक है वो आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं रियर सेक्शन के, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र जाती है ये खूबसूरत सी लगने वाली टेल लैंप की। इस बाइक को मैंने काफ़ी ज़्यादा चला लिया है, बट फिर भी इसका जो ये टेल लैंप का जो लुक है उससे अभी तक मैं बोर नहीं हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी सी ये जलती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और नीचे आपको टेल लैंप मिल जाता है, उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट है, उसको इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। रिफ्लेक्टर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये कुछ ऐसा सा लुक है। वो पीछे का जो फेंडर जो आपका मड गार्ड आता है उसका ये लुक आ जाता है। इंडिकेटर यहाँ भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं। तो कुछ पीछे ज़्यादा कुछ ना अच्छी बातें ना बुरी बातें, बट ठीक ठाक है, ठीक ठाक इसका लुक पीछे से मिल जाता है। टेल लाइट जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मेरे को लगती है इस 110cc सेगमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे मिल जाती है। और बात करें इस तरफ, तो इस तरफ आपको ये जो साइलेंसर है वो आपको सॉर्ट ऑफ मैट फिनिश के अंदर मिल जाता है, और उसके ऊपर ये आपको ग्लोसी ब्लैक के अंदर इसका साइलेंस का कवर है वो काफ़ी लंबा मिल जाता है। ऐसा नहीं है छोटा सा है, काफ़ी लंबा, यहाँ से लेते कि यहाँ तक ये एक्सटेंड ये जो साइलेंसर का कवर है वो हो जाता है। और ये हमारी एसेसरीज है, ये हम हेलमेट वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आपको इस तरफ मिलती है, और इस तरफ वो जो सेम चीज़ें इधर थी उस तरफ वो ही यहाँ पे मिलती है। और एक FI का बेज है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आती है, उसका बेज बस आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं सीटिंग पोर्शन की, कैसी सीटिंग पोर्शन है, क्या कंफर्ट है, उसके बात करते हैं। तो सीट है वो आपको सिंगल पीस के अंदर मिल जाती है, यहाँ से लेके ये पीछे तक पूरी एक्सटेंड होती है। काफ़ी लंबी सीट है, बट जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बट इसकी दिक्कत तब होती है जब मैं कॉलेज जाता हूँ, लगभग 80 किलोमीटर मेरा आना जाना हो जाता है, तो तब ये थोड़ी सी परेशान करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो अंदर घुस जाती है, अंदर से जो हमारी तशरीफ़ है वो थोड़ी सी अंदर चली जाती है, तो ये थोड़ा बैक पेन वगैरह थोड़ा इशू आ जाता है। थोड़ी सी ये हार्ड होती तो ये लॉन्ग राइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। और पीछे पिलियन के लिए आपको सिंगल पीस के अंदर ये जो ग्रेब रेल है वो आपको मिल जाती है, इससे कोई मेरे को परेशानी नहीं है। ग्लोसी ब्लैक ये इसका कलर आता है। और यहाँ पे आपको ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इसकी फ्यूल टैंक की जो ओपनिंग की लिड है उसकी क्वालिटी भी मेरे को अभी तक अच्छी लगी है। तो बस सिटिंग पोर्शन है, मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा सा सिटिंग पोस्चर आता है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो पैर है वो ये जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पे अपने आप ये टक इन हो जाते हैं, तो आपको कंफर्ट वाइज और स्टाइल वाइज काफ़ी अच्छी जो फीलिंग है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कैसा दिखता है। आपको एनालॉग के अंदर ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे एक एमआईडी मिल जाती है, और कुछ टेल लाइट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। i3s का बटन यहाँ पे मिल जाता है। ऑन होने पे कैसा फील देता है एक बार देखिए, इसको ऑन करते हैं, ये फुल स्वाइप अप करता है, और यहाँ पे आपको इंजन की जो
लाइट आती है, इंजन चेक लाइट वो दिख जाती है। साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे आपको लाइट दिख जाती है। साइड स्टैंड में ऊपर करूँगा ये लाइट हट जाएगी और ये काफ़ी अच्छा फीचर है और सेफ्टी वाइज ध्यान में इसको रखा गया है। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट आप देख सकते हैं और हाई बीम के लिए यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर के लिए यहाँ पे आपको ये सिग्नल है वो इंडिकेटर का मिल जाता है। i3s अगर आपको ऑन करना हो ये आप बटन दबा सकते हैं। i3s के बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ऊपर ये जो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है ये वीडियो आप देख सकते हैं कि i3s टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करता है। तो ये यहाँ पे i3s का आपको ये स्विच आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं MID के अंदर है वो क्या क्या सारी चीज़ें मिल जाते हैं। इस तरफ आप देखें तो आपको जो फ्यूल गेज है वो दिख जाता है। ऊपर ये आपको एक ही ट्रिप मिलती है, ये ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है और नीचे ये ओवरऑल जो आपको ओडोमीटर है डिजिटल के अंदर वो दिख जाता है। ट्रिप अगर आपको रीसेट करनी हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये बटन दिख रहा है, इसको मैं अगर लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये ट्रिप देखिए 0 हो जाएगी। ये ट्रिप अभी 0 हो गई है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको ट्रिप में मिल जाती है। वापस इसको मैं दबाऊँ तो i3s की जो ऑप्शन आता है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है और वापस प्रेस करूँगा तो ओवरऑल जो ओडोमीटर है वो कुछ दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है और ये इसकी जो फिट एंड फिनिश है इस पर्टिकुलर एरिया की वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। एक बार सर्विस सेंटर में बोला भी था, उन्होंने किया भी था, बट वापस से ये थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की हीरो को ज़रूरत मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी के हिसाब से। तो स्विच की क्वालिटी मैं देखूँ तो सबसे पहले आपको लीवर बता दूँ, ये क्लच का लीवर है। ये क्लच का लीवर का ट्रेवल तो ठीक आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, ये भी ठीक ठाक ही, ना ज़्यादा टाइट है नहीं ना ज़्यादा लो है। और यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच है वो मिल जाता है। हाई बीम लो बीम यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और नीचे स्विच ये जो हॉर्न का मिल जाता है, कुछ ऐसा ये साउंड मिलता है। इस तरफ आप देखें जो आपको इंजन जो स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग जो स्विच है वो आपको मिल जाता है। इसको दबाएंगे बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको इंजन स्टार्ट कर ही दिया है तो आपको एग्जॉस्ट साउंड है वो आपको सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसा सा साउंड आता है स्टार्टिंग के अंदर। आइडल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस उसकी अगर अपन बात करें तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा जब हम इस बाइक को सिटी में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें वॉकराउंड के बारे में थी। अब हम स्विच करते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है। चलिए ओके, तो अब मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो टेस्ट जो भी हो रहा है वो 2 जने बाइक पे बैठे हैं उसके साथ हम लोग कर रहे हैं। मैं चला रहा हूँ और मेरे पीछे तो फ़ोन पकड़ रखा है मेरे जो कैमरामैन उन्होंने, तो मेरे वेट से ज़्यादा वेट उनका है। तो जो भी स्पीड वगैरह जो भी हम सारा टेस्ट करने वाले हैं वो 2 लोगों के साथ में करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी पावर है वो लो रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर आपको भरपूर टॉर्क मिल जाता है। माइंड यू मेरे पीछे भी पिलियन बैठा है, उसके बाद भी मेरे को अच्छा खासा पावर है वो फर्स्ट और सेकंड गियर में मिल जाता है। थर्ड गियर की बात करें तो उसमें वो जो मेन जो पावर है वो सारा मेरे को लगता है कि उस गियर के अंदर ही है। ये थर्ड गियर के अंदर ये बाइक 80 तक गई है। मैं उसको 80 तक मैंने खींचा है थर्ड गियर के अंदर और 80 के बाद में मैंने जो है वो फोर्थ गियर लगाया। तो फोर्थ गियर लगाने के बाद में कोई खास जो है वो पावर बचती नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पावर है वो थर्ड गियर के अंदर ही आते आते पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अब जैसे आगे स्लोप था तो स्लोप के कारण है वो बाइक की स्पीड है वो 95 तक चली गई थी। वैसे इसकी क्लेम्ड जो स्पीड है कंपनी की तरफ से वो 90 है और मैंने काफ़ी बार इसको टेस्ट किया है स्पीड के अंदर, वो 90 तक ही जाता है। थोड़ा बहुत अगर नीचे स्लोप हो तब 95 और कुछ ज़्यादा स्लोप हो तो 100 मुश्किल से कभी कभी चली जाती है, बट 95 तक ये स्लोप के साथ में चली जाती है। तो 90 तक स्पीड ये नॉर्मली चली गई है। और जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ अराउंड 70, 80, 90, 70, 80, 90 इस स्पीड के अंदर ही मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये इसकी परफॉर्मेंस वाइज ये ऐसा सारा इसका सीन रहेगा। अब बात करते हैं जब आपको क्विक ओवरटेक करना हो, जैसे मैंने बहुत बार इसमें वीडियो में किया है, तो क्विक ओवरटेक के टाइम पे आपकी जो स्पीड है पहले से वो अराउंड आपकी अगर 80 तक होगी तो आपको थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस थोड़ा सा पूरा का पूरा थ्रोटल है उसको खोलना है और बाइक आराम से आप ओवरटेक कर सकते हो। बट ओवरटेक करने के बाद में स्पीड है बाइक की वो अराउंड 90 तक चली जाती है। तो इसलिए आप मेरी ये राय है कि इस बाइक को आप 90 तक ना चलाएं, 70-80 तक चलाएं ताकि आपके पास थोड़ा बैकअप रहे ओवरटेक करने के लिए, ताकि आपकी जो 80-90 तक स्पीड है वो आप कवर कर पाएँ जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत हो ओवरटेक करने की। तो इस बाइक की जो स्पीड है वो अराउंड 50-60 होगी और हाईवे पे जैसे अभी मैं चल रहा हूँ तो 60 के आसपास तो कुछ चलाने को कोई मतलब नहीं है। तो 70-80 ऐसा कुछ ये सीन इसके अंदर चलता रहता है।
अब अपन इंजन की बात कर ही रहे हैं तो अब नॉइज़, हार्शनेस और वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं, एनवीएच लेवल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग हाईवे पे ऊपर जो हेलमेट वगैरह ये सब पहन के चलाते हैं तो ऐसे कोई ख़ास इंजन वाइब्रेशन तो सुनाई नहीं देती है, बट फील ज़रूर होती है। वो फील कहाँ पे होती है उसकी बात करें तो सबसे पहले जो आपके फुट पैक्स है वहाँ पे अच्छे खासे वाइब्रेशन आते हैं। जी हाँ, वो वाइब्रेशन ऐसे हैं कि आप किसी स्पा में जाके जो मसाज लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे वाइब्रेशन आते हैं, बहुत तगड़े वाइब्रेशन आते हैं। और जिसको वाइब्रेशन से तकलीफ होती है उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। बाइक जब 70-80 तक चली जाती है उसके बाद में काफ़ी सारा वाइब्रेशन आता है। दूसरे वाइब्रेशन आते हैं हाथों में, जो हैंडल बार है उसके अंदर थोड़े से वाइब्रेशन आते हैं, उतने नहीं आते जितने ये फुट पैक्स के अंदर आते हैं। फुट पैक्स के अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। तो ये बाइक हाई स्पीड के अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन अगर आपको परेशान करते हैं तो ऑब्वियसली ये बाइक आपको परेशान करेगी 70-80 के 90 के आसपास में। ठीक है, तो और फिर इंजन नॉइज वगैरह तो ऑब्वियसली कुछ सुनाई देती नहीं है हाई स्पीड के अंदर। फिर भी अगर आप इंजन की बात करें तो अगर आप इस बाइक को जैसे आप 60 तक चल रहे हो तो 60 के अंदर अगर आप इसको थर्ड गियर के अंदर ले आओगे, जो थ्रोटल खोलोगे तो थोड़ी स्पोर्टी सी साउंड आती है, जो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट मेरे को वो साउंड काफ़ी पसंद है। जो थ्रोटल खोलने पर जो साउंड आता है वो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये सारे वाइब्रेशन की चीज़ें हो गई। और वाइब्रेशन में एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अकेले राइड कर रहे हो तो ये वाइब्रेशन आपको 60-70 तक आने स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा आएंगे। अगर आपके पीछे पिलियन पीछे बैठा है तो वाइब्रेशन तो आएंगी, इंजन वाइब्रेट तो होगा, बट आपको वो इतना फील नहीं होगा क्योंकि आपके पीछे पिलियन बैठ गया है और जो बाइक के अंदर वेट है वो ज़्यादा हो गया। तो जो वाइब्रेशन आते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो जाते हैं क्योंकि पीछे पिलियन बैठा है। तो आप दो जने बैठे हो तो वाइब्रेशन आपको कम महसूस होंगे। अगर अकेले बैठे हो तो 50 से ऊपर 60 के ऊपर जाते ही आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं। तो अभी मेरे पीछे जैसे पिलियन बैठा है तो मेरे को वाइब्रेशन तो आ रहे हैं बट कुछ हद तक कम आते हैं। अगर मैं अकेला राइड करता तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। तो ये वाइब्रेशन की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसके कंफर्ट लेवल की। अब पीछे पिलियन बैठा है, वो आराम से बैठा था, मैं बैठा था तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसका जो सिटिंग जो पोस्चर है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी जो सीट की क्वालिटी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वॉक अराउंड वाले पार्ट के अंदर, कि इसकी सीट की क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट है तो अच्छी बात कहाँ पे है, जब आप सिटी में राइड करते हो तो थोड़ा आपको कंफर्ट लेवल को वो सॉफ्ट सीट है वो बढ़ा देती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप आराम से 40, 50, 60 तक चले जाते हो, आप रेगुलर एक बार के अंदर 50-60 किलोमीटर की आप राइड करते हो, तब आपको वो जो सॉफ्ट सीट है वो परेशानी देना स्टार्ट कर देती है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी हार्ड सीट होती, थोड़ा मटेरियल थोड़ा सा हार्ड होता तो आपको लॉन्ग राइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्ट देता, लेकिन सिटी राइडिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता जो सिटिंग मटेरियल है। तो वो होता है ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो वो वाली बात इसके अंदर वो बात आ जाती है कि अगर थोड़ी सॉफ्ट सीट होती तो हाईवे पे परेशान कर रही है और जो थोड़ी हार्ड होती तो सिटी के अंदर परेशान करती। तो सिटिंग पोस्चर वगैरह आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो आप इसको लगातार 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि इंजन पे भी स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी बैक पेन वगैरह उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं सस्पेंशन कैसे हैं। जो इस बाइक के अंदर जो स्टॉक सस्पेंशन की ट्यूनिंग आती है उससे मैंने अभी लास्ट सर्विस के अंदर थोड़े से उसको एक स्टेप से थोड़ा सा हार्ड करा लिया है। वो क्यों करा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ी बाइक की हैंडलिंग सुधारनी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला चलाता हूँ, जब मैं पीछे किसी को पिलियन को बिठा लेता हूँ तब क्या है कि बाइक थोड़ा सा उसका कंट्रोल थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। जैसे मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉर्नरिंग करते हैं, हाईवे पे चलाते हैं तो टायर के नीचे क्या चल रहा है वो अच्छे से मेरे को पता नहीं चलता है। मतलब जो रोड की फील है ना वो आपको अंदर तक हाथों में पैरों में आ नहीं पाती है, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उससे कंफर्ट बढ़ जाता है, बट जो मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए 70, 80, 90 तक वो नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने एक स्टेप है वो उसको सस्पेंशन को स्टिफ करा दिया है। उसका फ़ायदा भी है, उसको नुकसान भी है। फ़ायदा उसका ये है कि बाइक आराम से अच्छे से हैंडल होती है। मैं आराम से 90 के स्पीड के अंदर भी अगर मैं थोड़ी हल्की फुल्की कॉर्नरिंग करूँ, इधर उधर मूव करूँ, मेरे को पता है कि मैंने इमरजेंसी में ब्रेक मारे तो बाइक अच्छे से मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। ठीक है, और हल्के फुल्के मनूवर करते हैं, हल्के फुल्के ओवरटेक करते हैं, तब भी मेरे को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, अब वो मिल पा रहा है। ये मेरे को फील तब हुआ है जब बाइक इतने महीनों तक मैंने सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ में चलाई और लास्ट के अभी 2-3 हफ्तों में ही मैंने इसको
जो स्टिफ सस्पेंशन है उसके साथ में मैंने बाइक चलाई है, तो वो जो फ़र्क है उसको मैं अच्छे से फील कर पा रहा हूँ और उसको अच्छे से मैं डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहा हूँ क्या उसके अंदर फ़र्क आया है। दिक्कत थोड़ी सी ये हुई है कि सिटी में चलाते वक्त जो बम्प्स होते हैं स्पीड ब्रेकर वाले वो थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, बट उतने मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है उन चीज़ से। तो ये होगी कंफर्ट की बात। अब बात करते हैं माइलेज की बात। तो माइलेज मोस्ट ऑफ ये बाइक 70% है वो सिटी में ही चलती है। सिटी की बात करें तो अराउंड 60 टू 60, मतलब 60 के अंदर वाले जो बैंड है, जैसे 58, 60, 58, 60, 62 वो होता है ना, 58 से 62 के अंदर अंदर ये माइलेज वगैरह देती रहती है। अब सिटी के अंदर ऑब्वियसली आप 70-80 तो चलाते नहीं हो, तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्पीड आती रहती है, उसके अंदर ये ऐसी वाइब्रेशन जो ऐसा माइलेज है वो देती है। हाईवे की बात करें तो जैसे मैं नॉर्मली 70, 80, 90, 70, 80, 90 इस हिसाब से ये बाइक चलती है और पीछे पिलियन भी हर बार ऑलमोस्ट मेरे पीछे बैठता है कॉलेज जाते वक्त, तो ये माइलेज है वो ड्रॉप होके सीधा 55 तक पहुंच जाता है। तो अब अगर आप लगातार 80 तक चलाते हो तो आपको ये समझ लो कि 50, 55, 50, 55 ये माइलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये माइलेज वाली बात यहाँ पे हो गई है। माइलेज अगर आपको इंप्रूव करना है सिटी के अंदर तो जैसा मैंने बताया था, और ये आई बटन में आप लिंक देख पा रहे हो, ये जो i3s टेक्नोलॉजी का वीडियो आप इसको देख सकते हो। इसको यूज़ करके आप जो सिटी माइलेज है आपका वो बढ़ा सकते हो। i3s टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है सिटी यूज़ के हिसाब से। तो ये सारी बातें हो गई है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा हाईवे पे भी, मैं पीछे मेरे पिलियन बैठा इसलिए ज़्यादा मैं टेस्ट कर नहीं पाया था, और मैंने सिटी में इसको काफ़ी यूज़ किया बाइक को, तो उस बेसिस के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इसका फ्रंट ब्रेक है काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर आपको जो पंच है वो मिल जाता है, बाइट है वो मिल जाती है। रियर ब्रेक है वो बाइक में जब से ये बाइक मेरे पास है तब से ही मेरे को रियर ब्रेक है वो थोड़ा सा वीक लगता है। तो जैसे सर्विस भी काफ़ी टाइम इसकी 4-5 सर्विस इसकी हो चुकी है, उसके बाद भी रियर जो ब्रेक है, पीछे वाला जो ब्रेक है वो इतना ज़्यादा खास मेरे को पावर में लगता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर उसके अंदर पंच वगैरह बाइट वगैरह कुछ भी मिलती नहीं है। अगर आपको बाइक अचानक से रोकनी है तो आप पीछे वाले ब्रेक के भरोसे आप बाइक को नहीं रोक सकते हो, आगे वाला ब्रेक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और पीछे वाला ब्रेक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक के अंदर आपको दोनों ब्रेकों के अंदर जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है वो आ जाता है। उस कारण क्या है कि पीछे वाला जो ब्रेक कमज़ोर है वो थोड़ा सा कंपनसेट वहाँ पे हो जाता है कि ठीक है कमज़ोर है बट इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, IBS टेक्नोलॉजी है, तो उसका थोड़ा सा यूज़ है वो ब्रेकिंग के अंदर अपने आप ही हो जाता है। तो फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है, रियर ब्रेक इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा नहीं है। इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे बाइकों में रियर ब्रेक अच्छे आते भी नहीं है, तो रियर ब्रेक मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा उसमें खास शिकायत लगती भी नहीं है। जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता फ्रंट ब्रेक के अंदर, उनको लगेगा यार पीछे वाला ब्रेक तो काफ़ी कमज़ोर है, बट आप आदत डालिए, फ्रंट वाला ब्रेक है वो आपको जल्दी से बाइक रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट ऐसा नहीं आप पूरा ही दबा दो, आपको हिसाब से आपको जो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है उस हिसाब से अगर यूज़ करें फ्रंट ब्रेकिंग का तो काफ़ी अच्छा ये फ्रंट ब्रेक है वो काम करता है। तो ये बात ब्रेकिंग की हो गई है। जैसे मैंने बताया कि पीछे वाला ब्रेक ज़्यादा अच्छा नहीं है, आगे वाला थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा बाइट है वो प्रोवाइड करा देगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर अपने निकल लिए, परफॉर्मेंस की बात कर लिए, सस्पेंशन की बात कर लिए, कंफर्ट की बात कर लिए, माइलेज की बात कर लिए और ब्रेकिंग की बात कर ही ली है। अब बात करते हैं कि ये बाइक जैसे मैं टेस्ट कर ही रहा हूँ, मैं रोज़ इससे कॉलेज आता जाता हूँ, 90 किलोमीटर मेरा थोड़ा बहुत कॉलेज पड़ता है आना जाना। तो प्रॉब्लम मैं जब घर बाइक आके खड़ी करता हूँ तो थोड़ी सी मेरे को बैक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरे पीछे पिलियन बैठता है, तो थोड़ा सिटी में आने के बाद में चलाने में थोड़ा बहुत कंधों में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि इधर उधर मोड़ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। तो यही है इस बाइक के, मैंने पावर के मामले में मेरे को कोई कमी लगती नहीं है इस सेगमेंट के हिसाब से। ऐसे तो हायाबुसा थे तो उसमें भी पावर की आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके पावर की कमी होती है, बट इस सेगमेंट की बात करें ना तो ठीक है, 110 सीसी के हिसाब से टॉर्क वगैरह पावर फिगर मेरे को सही लगते हैं। इम्प्रूव ये की जा सकती थी कि थोड़ा सा इसका माइलेज है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जो इसके अंदर होंडा लीवो वगैरह आते हैं उसके हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, और जो इसका जो कंफर्ट है और जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। तो बस राइडिंग वाइज मेरे को ये 2 ही कमियाँ लगी है। तो इस पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बतानी चाहिए थी राइडिंग एक्सपीरियंस के अंदर। तो अब चलते हैं कंक्लूजन में कि ये बाइक किसके लिए सही रहेगी और किसके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो इस बाइक के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है, इसका वॉक अराउंड हो चुका है, और ये हाईवे पे हमने चला के देख ली है कैसे ये हैंडल करती है, कैसा इसका कंफर्ट है, ये सारी बातें हो चुकी है। टॉप स्पीड हम इसकी देख चुके हैं, अराउंड 90 के अंदर ये जा रही थी। अब बात करते हैं ये प्राइसिंग इसकी कितनी पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर बाइक है वो हमारे रूममेट को ऑन रोड पड़ी थी
अलवर के अंदर, राजस्थान अलवर के अंदर अराउंड 85,000 के आसपास। आप जिस एरिया में रहते हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। माइंड यू ये एक ड्रम वेरिएंट है, डिस्क वेरिएंट है, उसके अंदर थोड़ा सा प्राइसिंग आपको 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको लग सकती है। तो ये ड्रम वेरिएंट राजस्थान अलवर के अंदर 85,000 का पड़ा था। BS6 वेरिएंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब ये बाइक है वो लो रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, हाई रेंज के अंदर थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाता है, वाइब्रेशन इसके अंदर अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए तो आपके लिए होंडा लीवो अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको चाहिए कि आपको लीनियर पावर डिलीवरी चाहिए और सॉफ्ट सस्पेंशन वाली एक हाईवे के लिए अच्छी खासी बाइक चाहिए तो आपके लिए एक TVS स्टार सिटी है, वो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और अगर आपको लो रेंज के अंदर अच्छा पावर चाहिए, वाइब्रेशन वगैरह आपके लिए मैटर इतने नहीं करते हैं, दिस इज़ अ बाइक फॉर यू, तो ये बाइक आपके लिए अच्छा ऑप्शन उस हिसाब से बन जाता है। सो ये सारी बातें थी इस बाइक के बारे में। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर ज़रूर चलिए। धन्यवाद। शूट ऐसे हो रहा है। हिमांशु भैया हैं हमारे। हिमांशु भाई, हाँ भैया, थक तो नहीं गया? थैंक यू यार, मज़ा आ रहा। बैंड बज गई ऐसे बैठे बैठे भाई के चलाते चलाते बैंड बजी हुई इतना। मैं यार थोड़ा सा हैवी भी हूँ ना यार। तो वीडियो पे आपने थोड़ी बहुत जो ट्रैकिंग देखी होगी बाइक को, आई डोंट नो, अभी हमने शूट करके आए हैं, वो यूजेबल है तो दिख जाएगी, अगर नहीं यूजेबल है तो उसको नहीं डाल सकते। तो इस पे ट्रैकिंग हुई है, वो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे तो ये बच्चा दिख गया, तो हमने उसको बोला कि भाई तेरे बाइक साइकिल के पीछे बैठ के ट्रैकिंग ले सकते हैं क्या? तो बोला हाँ भैया ले लो। तो किया ऐसा, पहली बार किया मैं ट्रैकिंग हम लोग पहली बार ले रहे हैं और वो भी पहली ट्रैकिंग हम बाइसिकल पे ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? हिमांशु। और इनका? तनु। कन्नू। क्या कि बाइक ठीक से मैं स्पीड कर ही नहीं पा रहा था, मैं सेकंड गियर में चल रहा था पूरा का पूरा ही, तो थोड़ा साइकिल 15 पे चलती है तो मैं 20 पे कैसे चल जाऊँ, तो बहुत मुश्किल से चलाता चलाता ले गया। बट यूजेबल होगा तो डाल देंगे, वरना क्या ही है। हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और बाय द वे राजीव देख इस पे क्या नाम लिखा है? नेहा। बस डर लग रहा है, तू है इसलिए बातें आ रही है मेरे को